के अलावा और भी खबरें होंगी। शुरुआत करते हैं आज की ताज़ा खबर से। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज ज्ञानवापी मस्जिद तनाजे पर समाअत होनी है। हाईकोर्ट में एएसआई की खुदाई के बाद सर्वे पर फैसला आने वाला है। वाज़ेह के इससे काबिल जुमेरात को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार ने सुप्रीम कोर्ट से शिवलिंग की पूजा करने की इजाजत मांगी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस दरख्वास्त पर समाअत करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो पहले वाराणसी अदालत के फैसले का इंतजार करेगी। और इलाहाबाद से आएगी ज्योति राव, हमारे नुमाइंदे हैं, जुड़ गए। ज्योति, जिस तरह से समाअत एक अहम समाअत है, सुनवाई जो होने वाली है आज, क्या कुछ अदालत में होने वाला है? देखिए, जो मुख्य रूप से अदालत में होने वाला है वो है कि वाराणसी की अदालत ने 31 साल पहले यानी कि 1991 में दाखिल मुकदमे की सुनवाई हो सकती है या नहीं हो सकती, इस पर हाई कोर्ट जो है मुख्य रूप से यह तय करेगा। इसी को लेकर के आज जो निर्णय आएगा वो इसी बात को लेकर के आएगा कि एसआई के खुदाई करा करके सर्वेक्षण कराए जाने समेत कई अन्य जो मुद्दे हैं उस पर बहस होगी। 13 जुलाई को हुई पिछली खुदाई पर जो सुनवाई हुई थी, विश्व हिंदू परिषद अपनी पक्ष पूरी कर ली थी। स्वयं शंभू भगवान विशेश्वर पक्षकार की तरह से जो उनके तरफ से जो मित्र विजय शंकर रस्तोगी थे, उन्होंने बहस जो है की थी। हाईकोर्ट इलाहाबाद के 31 तक जो है उसमें रोक लगा रखी थी। तो इसके बाद जो सुनवाई है वो आज होगी। मुस्लिम पक्षकार जो है आज अपनी बात रखेंगे, उनको अपनी बात रखने का मौका मिलेगा, सरकार को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। इसके बाद जो है सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को अपनी दलील रखने की अपनी दलील पेश करेगी। जी राजू, जिस तरह से बात हो रही है, पूजा की इजाजत देने की बात हुई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वाराणसी की अदालत के फैसले का इंतजार करेगी, तो इस बारे में क्या कुछ जानकारी? ठीक है, वाराणसी अदालत से अभी ऐसा कुछ पूजा करने का या नमाज पढ़ने का ऐसा कुछ फैसला अभी तक किसी भी पक्षकार को नहीं मिला है। उसी मुकदमे में कि जो वाराणसी कोर्ट में जो मुकदमे चल रहे हैं उसी को लेकर के आज ये नीति एक तरीके से कोर्ट निर्धारित कर सकती है कि आखिर जो 31 साल पहले जो मुकदमा चल रहा था उसी में वो सुनवाई वहां पर होगी या नहीं होगी, इसी को लेकर के आज इस पर बहस होगी। जी शुक्रिया ज्योति राव इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए। और आगे बढ़ेंगे। मथुरा शाही ईदगाह तनाजे पर आज सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में समाअत होगी। समाअत जुमेरात को होनी थी, लेकिन नो वर्क की वजह से समाअत मुलतवी कर दी गई थी, लिहाजा आज अखिल भारतीय हिंदू महासभा की अर्जी पर समाअत होनी है, जबकि कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास की अर्जी पर समाअत 25 तारीख को होगी। तो मथुरा शाही ईदगाह तनाजे पर आज सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में समाअत होगी। नितिन हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नितिन, गौतम, जिस तरह से बात हो रही है कि आज समाअत है, अहम ये भी एक बड़ा मुद्दा रहा है, सुर्खियों में रहा है, तो आज क्या कुछ होने वाला है सीनियर डिवीजन की अदालत में? जी देखिए, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से जो शाही ईदगाह और श्री कृष्ण जन्मभूमि के स्वामित्व का जो 3.37 एकड़ भूमि है, उसके स्वामित्व का मामला मथुरा की विभिन्न अदालतों में चल रहा है, जिसमें एक मामला सीनियर सिविल जज डिवीजन में है, तो वहीं अखिल भारत हिंदू महासभा की एक याचिका जो है जिला जज की अदालत में पेंडिंग है, जिस पर आज सुनवाई होगी। और इस सुनवाई के दौरान जो हिंदू महासभा है उन्होंने सर्वे की मांग करी है, जिस पर न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में कोई फैसला नहीं था, जिसके चलते जो अखिल भारत हिंदू महासभा के पदाधिकारी याचिकाकर्ता हैं वो जिला जज की अदालत में गए थे और आज उसमें तारीख लगी। अब देखना होगा कि जिला जज उनकी जो प्रार्थना पत्र लगा हुआ है जिसमें उन्होंने सर्वे की मांग करी है उस पर क्या फैसला देता है। जी, यानी सर्वे को लेकर आज फैसला होना है कि सर्वे होगा या नहीं? जी आज क्योंकि जो प्रार्थना पत्र था न्यायालय सिविल सीनियर डिवीजन की अदालत में अखिल भारत हिंदू महासभा के जो राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं दिनेश कौशिक, उनकी तरफ से लगाया हुआ था, जिसमें कई तारीख पड़ने के बावजूद भी जो सिविल जज सीनियर डिवीजन है उन्होंने कोई आदेश पारित नहीं किया है। इसी की एवज में हिंदू महासभा ने जिला जज का दरवाजा खटखटाया और अब देखना होगा कि जिला जज उस पर क्या फैसला सुनाता है। जी नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। आज सुप्रीम कोर्ट समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान की अर्जी पर समाअत करेगा। यह अर्जी जमानत से मुताल्लिक शर्त के हवाले से है। दरअसल
आजम खान ने रियासती हुकूमत पर सुप्रीम कोर्ट की तौहीन का इल्जाम लगाया था। आजम खान के मुताबिक रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी का रास्ता बंद कर दिया गया है, इसलिए यूनिवर्सिटी जाना मुश्किल हो रहा है और तमाम काम ठप होकर रह गए हैं। आजम खान की तरफ से पेश होने वाले सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने अदालत में कहा था कि 27 जून को सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी में मौजूदा हालत को बरकरार रखने का हुक्म दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर हुकूमत से जवाब भी तलब किया था। और आइए इस पूरे मामले पर बात करते हैं। सुशील पांडे हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर जुड़े। सुशील, आजम खान एक बार फिर एक्टिव हो गए हैं जवाहर यूनिवर्सिटी को लेकर, अदालत का दरवाजा खटखटा रहे हैं। आज क्या कुछ होना है अदालत में? जी देखिए जिलानी, सही बात कहा आपने कि एक बार फिर से आजम खान कहीं ना कहीं एक कॉमन फैक्ट में शामिल होने के लिए सामने आए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं कि अब तक यूपी सरकार जो है वो फिलहाल आजम खान के ऊपर मुकदमा कर रही थी, लेकिन पहली बार आजम खान ने सरकार के खिलाफ मुकदमा किया है, वो भी अवमानना का मुकदमा किया है। जौहर यूनिवर्सिटी से संबंधित ये पूरा जो मामला था उसमें फिलहाल आजम खान की तरफ से ये मुकदमा दाखिल किया गया और ये कहा गया कि सरकार ने अदालत के आदेश की अवमानना की है और इसीलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जौहर यूनिवर्सिटी में इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश था कि जो फिलहाल प्राइमिसेस है, जहां पर ऑलरेडी ये कहा गया था कि उस प्राइमिसेस में बिना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाएगी, बावजूद इसके यूपी सरकार की तरफ से कार्रवाई की गई और उसके बाद आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और यह कहा कि यूपी सरकार अदालत के आदेश की अवमानना कर रही है। आज इस पूरे प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। देखना बेहद अहम होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में इस अवमानना के मामले में क्या कुछ जानकारी दी जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं आजम खान सियासी रूप से और पहली बार सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं और उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि अदालत के आदेश की अवमानना को लेकर आजम खान पहुंचे हैं और यह कहा है कि यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना कर रही है। जौहर यूनिवर्सिटी के मामले में जब प्रोटेक्शन ऑलरेडी हाई कोर्ट से उनको मिल चुका है, सुप्रीम कोर्ट से भी उनको प्रोटेक्शन मिल चुका है, तो ऐसे में आखिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन यूपी सरकार क्यों नहीं कर रही है? जी सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में सरकार से जवाब तलब किया है, तो सरकार की तरफ से क्या कुछ बात सामने आई है अभी तक यूपी सरकार की तरफ से? जी देखिए, पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया था, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया था। आज फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में उस नोटिस का जवाब बताएगी और ये बताएगी कि जो अवमानना का मामला है उसको लेकर जो कार्रवाई की गई है वो प्राइमिसेस यानी कि जो 1.4 एकड़ का जो पूरा जमीन था, जहां पर एक कटीले तार लगे थे, उनको काटने का आरोप लगाया गया है और उसके बाद उस प्राइमिसेस के अंदर जाने का इजाजत नहीं दिया गया था। तो आखिर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो कार्रवाई की गई उसके पीछे की वजह क्या है, और आज सुप्रीम कोर्ट में ये ऑन रिकॉर्ड जानकारी देनी होगी कि जो फिलहाल अवमानना की बात आजम खान के द्वारा की जा रही है उसमें सत्यता कितनी है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील पांडे इस पूरी जानकारी के लिए। तो बहरहाल आजम खान एक बार फिर एक्टिव हो गए हैं, जैसा कि सुशील ने कहा कि वो यूपी सरकार के खिलाफ अब खड़े हैं। और आगे बढ़ेंगे। बढ़ती आबादी पर बहस अक्सर होती रहती है। इस मसले पर काबू पाने के मशवरे भी मुख्तलिफ गोशों से आते हैं। बीजेपी रुकने पार्लियामान रवि किशन आज आबादी पर कंट्रोल के हवाले से प्राइवेट मेंबर बिल पेश करेंगे। इसके साथ साथ करोड़ी लाल मीणा राज्यसभा में यकसा सिविल कोड पर प्राइवेट मेंबर बिल पेश करेंगे। राज्यसभा में प्राइवेट मेंबर बिलों का मुतारुफ न करने के लिए सीपीएम अरकान पार्लियामान ने चेयरमैन को नोटिस दिया है। तो एक अहम बिल है। इस मुद्दे पर बढ़ती जो आबादी है उस पर लगातार ये मामला सुर्खियों में रहा है। इस मसले पर काबू पाने के मशवरे मुख्तलिफ गोशों से आते रहे, लेकिन बीजेपी रुकने पार्लियामान रवि किशन आज आबादी पर कंट्रोल के हवाले से प्राइवेट मेंबर बिल पेश करेंगे। विनीत हमारे नुमाइंदे इस वक्त ताज़ा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत, जिस तरह से एक अहम बिल है ये सुर्खियों में भी रहा है और आज पार्लियामेंट में पेश होना है रवि किशन की तरफ से, क्या कुछ इस मुद्दे पर पार्लियामेंट में आज होगा?
जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पॉपुलेशन को लेकर के बिल है, पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर के बिल है, उसी जो है वो आज जो है प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पर रवि किशन जो है वो पेश करेंगे। तो साफ तौर पर जिस तरह से लगातार हम देखते आए हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर के बीजेपी के अंदर से लगातार जिस तरह से बातें होती है, उसी को के तौर पर कई जो लोग हैं वो पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर के बिल पेश कर चुके हैं। राज्यसभा की अगर हम बात करें तो राज्यसभा में जो बीजेपी के सांसद है राकेश सिन्हा, उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर के बिल पेश किया था और उस पर प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया था, चर्चा करने की बात की थी। और आज वहीं पर रवि किशन जो है बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने लोकसभा में पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर के बिल पेश किया। साफ तौर पर जिस तरह से लगातार जो है कई सांसद जो है जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या वृद्धि से होने वाली चुनौती को लेकर के जिस तरह से लोग मानते हैं कि आप भविष्य में देश के लिए परेशानी का सबब बन सकता है, तो इसे नियंत्रित करने के लिए कानून बनाने की जो बात है, क्योंकि इस मुद्दे पर लगातार जो है वो बात चल रही है। कुछ लोगों का यह कहना है कि इसमें रोकने के लिए कानून बनाना चाहिए, तो कुछ जो है वो सेल्फ डिसिप्लिन की बात करते हैं। साथ ही साथ जनसंख्या को कुछ लोग जो है वो रिसोर्स मानते हैं, तो इसी को लेकर जो है वो जी बिल्कुल विनीत, ये मामला एक बड़ा मामला है संख्या को लेकर, आबादी के मामले को लेकर, लेकिन साथ ही हम बता दें कि राज्यसभा में प्राइवेट मेंबर बिलों का मुतारफ न करने के लिए सीपीएम अरकान पार्लियामान ने चेयरमैन को नोटिस दिया है। तो विनीत, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। यहाँ रुकेंगे, ये पहले आपको अहम खबर इस वक्त दे दें कोरोना के मामलों को लेकर। कोरोना के नए मामलों में इजाफा, पिछले 24 घंटों में 21,880 नए मामलों की तस्दीक, 60 अमवात हुई है। पिछले 24 घंटों में 21,219 अफराद जहां शिफायाब हुए। कोरोना के एक्टिव मामले 1,49,000 से ज्यादा हुए हैं। तो कोरोना का मामला लगातार बढ़ रहा है। बढ़ते मामलों के बीच ये जो इजाफा हुआ है, पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो 21,880 नए मामले सामने आए हैं और वहीं 60 लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटों में 21,219 अफराद जो है ठीक हुए हैं। कोरोना के एक्टिव मामले 1,49,000 से ज़्यादा हैं, जहां मामले पूरी तरह से कम हो रहे थे, लेकिन अब लगातार इन मामलों में, कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। कोरोना के नए मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है काफ़ी दिनों से। आपको बता दें 24 घंटों में 21,880 नए मामलों की तस्दीक हुई है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा हर रोग दफा। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। महंगाई और जरूरी अशिया पर जीएसटी शरहों में इजाफे के खिलाफ पार्लियामेंट के अंदर और बाहर अपोजिशन पार्टियां मुसलसल एहतजाज और हंगामा कर रही हैं। अपोजिशन पार्टियां आज भी पार्लियामेंट के अहाते में गांधी जी के मुजस्समे के करीब एहतजाज करेंगी। अपोजिशन का इल्जाम है कि महंगाई से परेशान अवाम की मुश्किलें जीएसटी शरहों में इजाफे से मजीद बढ़ती हैं। घर का बजट बिगड़ गया है। अपोजिशन जमातें जरूरी अशिया पर आयद करदा जीएसटी वापस लेने का मुतालबा कर रही हैं। और सदर जमहूरिया के इंतखाबात के बाद अब नायब सदर जमहूरिया के चुनाव की सरगर्मियां तेज हो रही हैं। एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ के मुकाबले में अपोजिशन पार्टियों ने मार्गरेट आल्वा को उतारा है, लेकिन अपोजिशन मुत्तहिद नजर नहीं आ रहा है। तृणमूल कांग्रेस ने नायब सदर जमहूरिया के चुनाव से दूरी बना ली है। पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी का कहना है कि पार्टी वोटिंग के अमल में हिस्सा नहीं लेगी। उनका कहना है कि मार्गरेट आल्वा की उम्मीदवारी पर पार्टी से राब्ता नहीं किया गया। अभिषेक बनर्जी का कहना है कि पार्टी से राब्ता किए बगैर मार्गरेट आल्वा की उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया गया। ख्याल है कि तृणमूल कांग्रेस के 35 अरकान पार्लियामान है। इस वक्त एक अहम खबर आपको दे दें। कानपुर में भाई ने फिल्मी अंदाज में चचेरे भाई का कत्ल कर दिया। खानदानी दुश्मनी की वजह से बीजेपी काउंसलर के भतीजे का गोली मारकर कत्ल बीती शब कल्याणपुर थाना इलाके में पेश आया वाकया। ताऊ के लड़के ने दोस्त के साथ मिलकर घर बुलाया और गोली मार दी। कातिल और अहले खाना मफरूर हैं। बड़ी खबर इस वक्त की कानपुर से। भाई ने फिल्मी अंदाज में चचेरे भाई का कत्ल कर दिया है। खानदानी दुश्मनी की वजह से बीजेपी काउंसलर के भतीजे का गोली मारकर कत्ल कर दिया। बीती शब कल्याणपुर थाना इलाके में ये वाकया पेश आया है। ताऊ के लड़के ने दोस्त के साथ मिलकर घर बुलाया और गोली मार दी। कातिल और अहले खाना मफरूर हैं। एक भाई ने अपने चचेरे भाई का गोली मारकर कत्ल कर दिया। उसे धोखे से घर बुलाया गया दोस्त के जरिए और घर बुलाकर गोली मार दी। तो फिल्मी अंदाज में चचेरे भाई का कत्ल किया एक शख्स ने खानदानी दुश्मनी की वजह से बीजेपी काउंसलर के भतीजे का गोली मारकर कत्ल कर दिया गया।
बीती शब कल्याणपुर थाना इलाके में यह वाकया पेश आया। फिलहाल कातिल और अहले खाना फरार है। आज रात 10:30 बजे एक 20 वर्षीय युवक की उसके सगे ताऊ के लड़के ने अपने कुछ दोस्तों के साथ उसके घर गया था और उसे बाहर बुला करके ले गया। थोड़ी दूर ले जा करके कुछ पारिवारिक झगड़े की बात को लेकर के उसे गोली मार दिया। सूचना पर तत्काल पुलिस पहुंची थी। घायल को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई है। मृतक के पिता की तहरीर पे थाना कल्याणपुर पर 302 IPC का अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। हमारी 5 टीमें आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए गई हुई हैं। बहुत शीघ्र हम उनकी गिरफ्तारी करके विधिक कार्रवाई करेंगे। देखिए, ये उनका पारिवारिक ही मामला है, पारिवारिक विवाद है, पारिवारिक झगड़ा है। और ये भी बात प्रकाश में आई है कि मृतक के ऊपर उसका आपराधिक इतिहास भी है और उसके थाना कल्याणपुर में 5-6 मुकदमे भी दर्ज हैं। और आगे बढ़ेंगे। सदारती इंतखाब के नतायज आते ही मुल्क की आईनी तारीख में ये दिन सुनहरे अल्फाजों में तहरीर हो गया। NDA की सदारती उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू कबायली समाज से सदर बनने वाली मुल्क की पहली शहरी बन गई हैं। इंतहाई नर्म तबीयत और सादा जिंदगी की हामिल द्रौपदी मुर्मू ने अपनी जिंदगी में कई नशब व फराज देखे और अपनी जिंदगी की मुश्किलात से लड़ते हुए उन्होंने आज मुल्क की पहली शहरी बनने तक का सफर तय किया। द्रौपदी मुर्मू मुल्क की 15वीं सदर जमहूरिया। द्रौपदी मुर्मू मुल्क की दूसरी खातून सदर और इसके साथ ही द्रौपदी मुर्मू का नाम मुल्क की आईनी तारीख में दर्ज हो गया, क्योंकि पहली बार कोई भी कबायली हिंदुस्तान का सदर जमहूरिया बना। द्रौपदी मुर्मू 20 जून 1958 को ओडिशा के मयूरभंज जिले के बेदापोसी गांव में एक संथाल खानदान में पैदा हुई। दादा और वालिद दोनों ही गांव के प्रधान थे। द्रौपदी मुर्मू की शादी श्यामचरण मुर्मू से हुई थी। इनके 2 बेटे और 1 बेटी थी, लेकिन बदकिस्मती से दोनों बेटे और शौहर तीनों ही अब इस दुनिया में नहीं रहे। एक बेटी है और इसकी भी शादी हो चुकी है और वो भुवनेश्वर में रहती है। द्रौपदी मुर्मू ने 1979 में भुवनेश्वर के रामदेवी कॉलेज से BA पास किया। अपने पेशेवाराना करियर का आगाज उड़ीसा हुकूमत में बतौर क्लर्क किया। फिर वो महकमे आबपाशी और तवानाई में जूनियर असिस्टेंट रही। द्रौपदी मुर्मू ने अपने सियासी करियर का आगाज 1997 में रायरंगपुर नगर पंचायत के काउंसलर का इंतखाब जीतकर किया। इन्होंने बीजेपी के दर्जे फहरिस्त कबाइल मोर्चे के नायब सदर के तौर पर खिदमत अंजाम दी। वो बीजेपी के आदिवासी मोर्चे की कौमी एग्जीक्यूटिव रुकन भी रही। द्रौपदी मुर्मू 2 बार बीजेपी की टिकट पर 2000 और 2009 में उड़ीसा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर सीट से जीत दर्ज कर चुकी हैं। इन्हें उड़ीसा में बेहतरीन MLA का नीलकंठ अवार्ड भी मिला। द्रौपदी मुर्मू को ओडिशा में नवीन पटनायक की बीजू जनता दल और बीजेपी की मखलूत हुकूमत में 2000 से 2004 के दरमियान महकमे तिजारत, ट्रांसपोर्ट और बाद में महकमे फिशरीज और एनिमल महकमे की वजीर रही। 18 मई 2015 को इन्होंने झारखंड की पहली खातून और कबायली गवर्नर के तौर पर हलफ लिया। वो 6 साल 1 माह और 18 दिन तक इस ओहदे पर रही। 21 जून 2022 की देर शाम जब बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा ने सदारती इंतखाबात के लिए NDA के उम्मीदवार के तौर पर द्रौपदी मुर्मू के नाम का ऐलान किया, वो नई दिल्ली से तकरीबन 1600 किलोमीटर दूर उड़ीसा के शहर रायरंगपुर में अपने घर पर थी। लेकिन आज द्रौपदी मुर्मू मुल्क की नई सदर और मुल्क की पहली शहरी बन गई हैं। उड़ीसा के इनके गांव में जोशो खरोश का माहौल है। लोग मिठाइयां बांट रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं, क्योंकि गांव की बेटी मुल्क के सबसे बड़े आईनी ओहदे पर विराजमान होने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और इस वक्त की एक अहम खबर जम्मू कश्मीर से। अमरनाथ यात्रियों को जम्मू से कश्मीर की जानिब जाने की इजाजत नहीं है। जी हां, यात्रियों का कोई भी नया ग्रुप यात्री निवास से कश्मीर नहीं जा सकेगा। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह बंद होने की वजह से ये फैसला लिया गया है। यात्रियों को फिलहाल रोक दिया गया है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह बंद होने की वजह से यात्रियों को रोका गया है। अमरनाथ यात्रियों को जम्मू से कश्मीर की जानिब जाने की इजाजत नहीं है। यात्रियों का कोई भी नया ग्रुप यात्री निवास से कश्मीर नहीं जा सकेगा। वजह है जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह बंद होने की वजह से ये फैसला लिया गया है।
और खबर ब्राजील से। ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो के मजाफात में वाक़ झुग्गी झोपड़ियों में पुलिस की कार्रवाई के नतीजे में 18 अफराद मारे गए। महलूकीन में एक पुलिस एहलकार और एक राहगीर भी शामिल है। बकाया सभी 16 जराइम पेशा हैं। पुलिस का कहना है कि गुज़श्ता दिनों बैंक डाके और कार्गो की चोरी के मामले में मुलजिमीन की तलाश की जा रही थी। इस सिलसिले में कार्रवाई की गई। खुफिया इत्तला पर पुलिस ने इलाके का मुहासरा किया। दोनों जानिब से गोलियों का तबादला हुआ, जिसके नतीजे में ये हलाकतें हुई हैं। दूसरी जानिब इंसानी हुकूक तंजीमें पुलिस की इस कार्रवाई पर सवाल भी उठा रही हैं। आज की ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। आदाब।